देखो निरपेक्ष गरीबी, देखो ये किसी राष्ट्र या व्यक्ति की वास्तविक गरीबी का अनुमान होता है। ये किसी राष्ट्र या व्यक्ति की वास्तविक गरीबी का अनुमान होता है। इट्स अ रियल इनकम लेवल और पुअर्टी लेवल ऑफ पर्सन्स इनकम। नेक्स्ट, तो एब्सोल्यूट पुअर्टी लिखो। एक क्वेश्चन आया था कि दोनों में से किसके आधार पर गरीबी रेखा, आपने सुना होगा ना पुअर्टी लाइन, जिसके आधार पर राशन कार्ड बांटा जाता है कि भाई ये बीपीएल कार्ड मिलेगा, बिलो पुअर्टी लाइन, बीपीएल का नाम सुना होगा, इनको राशन कार्ड बांटा जाता है, इनको फलाना, इनके अकाउंट में सरकार पैसा डालेगी। किसके लिए डालती है? जिनको बीपीएल तय करती है। क्वेश्चन पूछेगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर फॉर द पुअर्टी लाइन, इन दोनों में से कौन पुअर्टी लाइन गरीबी रेखा का सबसे बेहतरीन निर्धारण है? ये किसी राष्ट्र व्यक्ति की वास्तविक गरीबी को दिखाता है, ये सापेक्षिक गरीबी को दिखाता है, यानी किसी की तुलनात्मक गरीबी को दिखाता है। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन गरीबी रेखा का सही निर्धारण करता है, वास्तविक निर्धारण करता है? क्वेश्चन लिखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पुअर्टी लाइन, जिसके आधार पर सरकार ये बैंकों में जो पैसा डालती है, अभी आपने देखा, या कृषि कल्याण योजना, राशन कार्ड हो गया, मनरेगा, तो उनके लिए गरीबी की रेखा का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग गरीब हैं, उनको हम सबसे पहले आगे लेकर आएंगे। तो वो गरीबी की रेखा का निर्धारण दोनों में से किससे होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखिए कोई और भी तो नहीं है। देखो, गरीबी की रेखा का निर्धारण एब्सोल्यूट पुअर्टी से किया जाता है, यानी कि निरपेक्ष गरीबी से किया जाता है। लिख लो, गरीबी रेखा का निर्धारण, द पुअर्टी लाइन, ये अलग अलग समय पे अलग अलग होती रहती है। जैसे दांडेकर रथ कमेटी में अलग थी, तेंदुलकर कमेटी में अलग है, तो ये सरकार तय करती है। लेकिन किसके आधार पर किया था? एब्सोल्यूट पुअर्टी, यानी उस व्यक्ति की आय कितनी है। देखो, गरीबी रेखा का निर्धारण, द पुअर्टी लाइन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट पुअर्टी, गरीबी रेखा का निर्धारण निरपेक्ष गरीबी के आधार पर किया जाता है। अब लिखो टाइप 2। अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा जिसको बोलते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो दोनों किसके लिए मेजर करता है? इनकम पुअर्टी, यानी आय की गरीबी। आय की गरीबी वही जो था, मैंने बताया ना, गजोधर की जेब में पैसा है, तो ये बताता है गजोधर की जेब में पैसा है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा, लिखो आय की गरीबी। लिखो, ये किसी व्यक्ति के पास आय की उपलब्धता को दर्शाता है। लिखो, ये किसी व्यक्ति के पास आय की उपलब्धता को बताता है, इनकम पुअर्टी। लिखो, आय गरीबी, आय संबंधित गरीबी, ये किसी व्यक्ति के पास आय की उपलब्धता को बताता है। इट शोज द इनकम अवेलेबिलिटी ऑफ ए पर्सन, इनकम अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। जब आप यूपीएससी में डीएफ भरेंगे, डिटेल एनालिसिस फॉर्म, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उसके फादर की एक्सपायर हो गए, तो उसकी मदर जो थी वो सिलाई बुनाई का काम करती हैं, जो अभी इंटरव्यू के लिए जा रहा है मेरा स्टूडेंट, तो उसकी इनकम उसमें देनी पड़ती है, एनुअल इनकम आपकी कितनी है, ठीक है, तो उसमें आपको भरना पड़ता। तो यहाँ पर वो एब्सोल्यूट आप इनकम पुअर्टी बताते हैं, ठीक है। तो जब आप डीएफ भरेंगे अपना, जब यूपीएससी में जाएंगे तो आप डीएफ के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज इनकम पुअर्टी, क्लियर। आय संबंधित गरीबी, कि आपके पास इनकम के सोर्स कितने अवेलेबल हैं। खैर, ये वही था गजोदर। अब तुम्हें अब ये पढ़ाता तो समझ में, अब उसकी जेब में पैसे कितने हैं। मान लीजिए आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, ठीक ठाक है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन अगर इतना आसान होता गरीबी को मिटाना, सरकार खाते में पैसा डाल रही है, पहले तमाम तरह की काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना, पता नहीं कितने कितने, मनरेगा योजना, क्या हिंदुस्तान में गरीबी खत्म हो गई? मुझे आप बताइए, क्या हिंदुस्तान में गरीबी खत्म हो गई? पहला क्वेश्चन, आप मुझे इसका जवाब दे। लिखिए, डज इंडिया एरेडिकेट द पुअर्टी? हम थर्ड पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान से इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तब से लेकर आज तक भारत कोई बहुत ज़्यादा गरीबी को नहीं मिटा पाया है। भारत से कई गुना तेजी से चाइना ने अपनी आबादी को बहुत तेजी से गरीबी से बाहर निकाला है, क्योंकि चाइना ने लोगों को सशक्त किया, शिक्षा पर फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया, सड़कें बनाई, रोजगार पैदा किया, इंडस्ट्री लगाई, बड़ी बड़ी दुनिया के देशों को मजबूर किया तुम आके काम करो, और चाइनीज को रोजगार मिल गया, गांव गांव तक रोजगार पहुंचा ले गया उसने। अगर कड़ी रूप में जो है अपनी जनसंख्या को विस्थापित कर दिया, 25% पॉपुलेशन चाइना की सोचो पूरी विस्थापित हुई। जो स्किल लेबर थी उनको साउथ चाइना लेकर आया, और जो अनस्किल थी उनको एग्रीकल्चर में ले गया, यानी इंडस्ट्री के पास बड़ी लैंड मिल गई और एग्रीकल्चर के लिए एक साथ लैंड मिल गई। ये चाइना कर सकता था। हमारे यहाँ तो जरा सा 4 मकान तोड़ दो, भी देखो हल्ला मच जाएगा कि जाति का घर भी जातियों के हो जाते हैं, धर्मों के हो जाते हैं, विभाजित हमारा समाज है, बहुत मुश्किल है हमारा समाज। चाइना ने कानों कान खबर नहीं होने दी, पूरी की पूरी आबादी को इधर से उधर कर दिया।
तो किसानों को बड़ी ज़मीन मिल गई, जो किसानी कर सकते तो एक तरफ आ गए, जो उद्योग कर सकते थे एक तरफ आ गए, उद्योगों को लेबर मिल गया। तो चाइना ने क्या किया, 1970 तक, अब मैंने एक कहानी पढ़ी थी और डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि माओ की गवर्नमेंट थी, और आप अंदाज़ा लगाइए कि चीन में अकाल पड़ा, 3 करोड़ लोग मर गए, 3 करोड़ लोग मर गए चाइना में 1970 तक। भारत और चीन, चीन हमसे पीछे चल रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ में। हुआ क्या कि वहाँ पर खबर फैल गई, वैज्ञानिकों ने बोला कि गौरैया जो है चिड़िया, वो गेहूं के दाने खा जाती है, तो इसी वजह से अकाल पड़ा है। चाइना के लोगों ने गौरैया मार डाली, गौरैया सारी सारी खत्म कर दी। लोग आते थे ड्रमों में मरी हुई गौरैया रखते थे, शिकार किया जाता था, सेना लगानी पड़ी गौरैया खत्म करने के लिए ताकि अनाज बचे। ये वो चाइना था जो गौरैया को मार डाल रहा है इसलिए कि क्योंकि जो है वो उसको अनाज चाहिए खाने के लिए, गेहूं नहीं मिल रहा था, इतनी गरीबी थी। और फिर उसने दुनिया के सबसे बड़ी गरीब आबादी को बाहर निकाला, लेकिन बाहर दिया निकाला सब्सिडी देकर नहीं, ताकत देकर, उनको समर्थ बनाकर, कैपेबल करके, शिक्षा देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, जॉब अपॉर्चुनिटीज देकर। और आज चाइनीज बहुत अमीर हैं। मैं यहाँ क्यों आपको जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में हम गरीबी को लेकर आप भी बहुत बात करते। कल रात में मैं मीटिंग से लौट रहा था 11:30 बजे, दिल्ली, मैं राजधानी में हूँ, और मैं कश्मीरी गेट से लौट रहा था। मेरे साथ एक गेस्ट थे, बाहर से आए थे। तो हम जब लौट रहे थे तो मैंने देखा कि सड़क किनारे फुटपाथ पर से लोग सोए हुए हैं, गाड़ियाँ, बसें, ट्रक धनाधन धनाधन जा रहे हैं। भाई वहाँ बहुत बड़ा बस अड्डा है अंतर्राज्यीय। मैंने कहा ये है दिल्ली, दिल्ली को देखना है तो अब देखो। ये ऐसे लोग हैं, मतलब मैले कुचैले कपड़े पहने, सड़क किनारे गाड़ियाँ, अगर हल्का सा टायर दाएं बाएं हो गया तो उनके ऊपर से गुजर जाएगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो सड़कों के किनारे गंदे पे जो है वो एक गंदी चादर बिछा के उस पर लेटे हुए हैं। गाड़ियां बगल से, मौत सनासन बगल से गुजर रही है, हल्का सा 19-20 कोई दारू वारू पिए, अगर ट्रक ड्राइवर हल्का सा मूवमेंट कर जाए उड़ा देगा। मैंने कहा ये राजधानी की हालत है। हम जो किताबें पढ़ते हैं उससे ज़्यादा विकट स्थिति है हमारे यहाँ। तो तुम प्रश्न सोच के देखो, अगर इनकम पुअर्टी इज़ एवरीथिंग, हम इतना पैसा जो है, हम टैक्स पेयर का पैसा, यार ये हमारा भी पैसा है, हम भी बड़ी मेहनत से कमाते हैं और गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं। ये कोई हमारी मजबूरी गवर्नमेंट ने कर रखी है, और जो लाभ पा रहा है वो टैक्स नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर सरकार हमसे और ज़्यादा टैक्स लेती है, हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के लिए लड़ रहे हैं, 30-30% हमसे टैक्स खींच लेती है। तो मैं पैसा क्यों कमाऊंगा यार, जब मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, कल को मेरे ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, मेरी फैक्ट्री बंद है, कोविड की वजह से मैं गया कल जो है फैक्ट्री इलाके में, ऐसे पूरा लॉक, मैं देख के ऐसे मतलब भूत जैसा लग रहा था, भूत जैसा सेगमेंट लग रहा था। मैंने कहा सबके आगे टू लेट टू लेट टू लेट टू लेट लिखा हुआ है। बड़ी 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 फैक्ट्रियां खाली हो गई अंदर ही अंदर। इतनी रौनक रहा करती थी, इतनी भीड़ रहा करती थी इंडस्ट्रियल इलाकों में, और मैं देखा एकदम सुनसान वीराना, साए साए कर रहा है। इतने लोग बर्बाद हो गए अंदर ही अंदर, ठीक है। तो सरकार उनकी मदद करने तो नहीं आ रही। सरकार मदद किसकी कर रही है, सरकार गेहूं चावल डाल रही है। हम गरीबी को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वे में लेते हैं, बट इकोनॉमिक्स इमोशंस को इस तरह से डील नहीं करती है। चाइना ने कहा कि हम अपने लोगों को जो है वो इनपुट देंगे ताकि वो आगे बढ़ सकें, पहली बात। लेकिन अब मेरी चैप्टर का एक दूसरा पर्पस आ रहा है, क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? कल हमने कहा ना सबका प्रयास वर्ड यूज किया, बड़ा गहरा है, इस बार एग्जाम में आएगा तुम्हारे लिए। अब वो किस रूप में आएगा वो तुम देखते जाओ। क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस को लेकर आए जहां पर वो कहे कि मुझे भीख नहीं चाहिए, भीख मेरा हक नहीं है, काम मेरा हक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अभी तक तुम्हें इस तरह से चीज़ें किसी ने नहीं की होगी। हम गरीबी को अलग नज़रिए से देखते हैं। गरीबी हमारे यहाँ सोशल स्टेटस है। किसी भी आप अमीर आदमी से बात करो, और भाई साहब आपने तो बड़ी बढ़िया, अरे यार गरीब लोग, ऐसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, अरे हम गरीब लोग साहब, वो मोटी मोटी जो सोने की और गले में हम लोग गरीब लोग, मतलब गरीब सोशल स्टेटस है हमारे यहाँ। लोग कहते हैं अरे हम गरीब लोग हैं, सब तो ऊपर वाले का है, ठीक है, ऊपर वाले का है। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है, दैट इज इनकम पुअर्टी। सिर्फ एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है, मतलब इसमें जो है हमारा इससे काम नहीं चलेगा। अभी हमने देखा गजोदर की जेब में 1 लाख रुपया था, अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहा था। तो अब क्या होगा, हमें कुछ नई चीजें समझनी पड़ेंगी। नॉन इनकम पुअर्टी, नॉन इनकम पुअर्टी बेसिकली एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। लिखो गैर आय गरीबी, गैर आय गरीबी, इसमें बहुत कुछ आ जाता है कि आय तो है। अब जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में तुम हो, तुम्हारे पास खेती भी है, खेती से इनकम भी आ रही, लेकिन तुम कटे हुए हो। वहाँ पर मान लो कश्मीरी पंडितों की बात करें, अब उनके पास मकान थे, बहुत अच्छी इकॉनमी थी, दुकानें थी। अब नॉन इनकम पुअर्टी, मतलब ये गरीबी जो है वो इनकम से संबंधित नहीं। मेरे पास था, मुझे राजनीतिक रूप से छोड़कर भागना पड़ा वहाँ से, मेरी जान का खतरा आ गया था। आतंकवादियों ने मुझे धमकी दी थी कि कल सुबह सबको मार देंगे, पूरे परिवार को, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। या आप नॉर्थ ईस्ट में हो, आपके पास खेती है, सब कुछ है, लेकिन आप अपना सामान बेच नहीं सकते क्योंकि लॉक ऑफ कनेक्टिविटी है। आप आसाम में हो, 4-4 महीना बाढ़ में जो है वो पूरा डूबा हुआ है, वो पूरे मेनलैंड से कट गया। अब आप 4 महीने पानी कम होने का इंतजार करो, तब तक आपकी फसल से सड़ जाएगी। आप केवल उसको कंज्यूम कर सकते हो, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं तय कर सकते हो।
क्लियर है? तो पहली हो गई आय गरीबी, समझ में आ गया, तो हम पैसे। दूसरा हो गया गैर आय गरीबी। तो ये क्या होता है? वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, किसी भी तरह की चीज हो, उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तीसरा होता है मटेरियल डायमेंशन, लिखो मटेरियल डायमेंशन, लिखो भौतिक आयाम। मैं गया था ट्रेनिंग के लिए सिंगरौली, ठीक है, ये यूपी के साथ लगते हुए रेणुकूट से आगे जाते हैं और एमपी में जाते हैं, तो वहां पर कोयले की खदानें हैं ढेर सारी। अब मान लो मटेरियल पोवर्टी की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं किस तरह के वहां के लोगों का शोषण करती हैं। मान लो कानून बन गया कि आप गरीब की ज़मीन नहीं ले सकते, अब मुझे कोयला चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो उन्होंने क्या करते थे, उसके आसपास इतनी धूल, इतना कोयले की राख उड़ा देते थे। वो बड़ी बड़ी मशीनें काम करती थी कि उनके पानी में, उनके खेतों में, उनके मकानों में वो घुस, मजबूर हो जाते थे, वो जगह छोड़ के चले जाते थे। और जब वो जगह छोड़कर चले जाते थे तो वो जगह कैप्चर हो जाती थी, भाई ये तो यहाँ विस्थापित हो गया, अब ये जमीन हमें खुदाई के लिए चाहिए। तो जहाँ तुमने देखा होगा, जहाँ जहाँ कोयला और अयस्क निकाले जाते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी पाई जाती है। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा नक्सलाइट्स आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। सोच के देखना कभी, ऐसा क्यों होता है? जिनकी धरती के नीचे बेहिसाब पैसा है, जिनकी धरती के नीचे बेहिसाब खनिज है, वो सबसे ज़्यादा गरीब है और वो नक्सलाइट्स आंदोलन का हिस्सा है। कभी सोच के देखना। इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल डायमेंशन, यानी कि भौतिक आयाम। कई बार इस तरह से होता। अब दूसरा आयाम बताता हूं। अभी पिछले कुछ समय से एक नई प्रवृत्ति का मैंने अध्ययन किया, राइट। वो अध्ययन ये है कि तमाम लोग मटेरियल डायमेंशन में, देखो अब पुअर्टी का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा ना कर सकूं। आजकल तुमने सुना होगा क्रेडिट कार्ड लाइफ शहरों में आ गया। अब जैसे मान लो एक स्टूडेंट है या कोई लड़का है या तमाम ऐसे लोग शो ऑफ कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद ली, ठीक है, मैंने अभी हाल ही में कई केसेस पढ़े, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड मतलब मैं जीवन से वंचित हो गया, सबसे बड़ी चीज से ही वंचित हो गया। तो क्या हुआ था, उन्होंने अपना शो ऑफ करने के लिए महंगे आईफोन, गाड़ियां, मकान सब लोन पे ले लिया, क्रेडिट कार्ड पे ले लिया कि भाई मुझे पैसा आएगा। सडनली कोविड आया और कोविड की वजह से बिजनेस तबाह, नौकरियां तबाह, सब कुछ तबाह। अब इतने कर्ज में, चूंकि जो शो ऑफ करना था, सोसाइटी को दिखाना था, गले में मोटी मोटी चेन और गाड़ियां, अब इनकी वैल्यू क्या होती है? डिप्रिशिएबल अमाउंट्स होते हैं। दिस इज नॉट अप्रिशिएबल अमाउंट्स, इसको डिप्रिशिएट। मतलब आप गाड़ी खरीद लो, शोरूम से बाहर आई, अब किसी से कहोगे भाई मैंने 2 लाख में खरीदी है, मुझे 2 लाख दे दो, नहीं देगा, मतलब 50% में खरीदेंगे, क्योंकि तुरंत 50% जैसे ही वो सड़क पर आई, वो तुरंत सेकेंड हैंड हो गई, तुरंत उसका वैल्यू क्या होगी? डिप्रिशिएट हो गई। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा? इसको हम लोग मटेरियल डायमेंशन कहते हैं। अब वो लोग कर्ज में फंस गए। अभी तक पहला मैंने बताया कि भाई जहां पर मटेरियल है, जहां पर आपका वो लोगों का शोषण हो रहा है, इस वजह से वो लोग बर्बाद हैं। दूसरा, हम ऐसी लाइफस्टाइल, हम ऐसे भौतिक लाइफस्टाइल को अपना लेके, लग्जरी चाहिए, ये चाहिए, कर्जे पे हमने सामान खरीद लिया, और नतीजा क्या हुआ? जब सब कुछ डूब गया तो लोगों ने फाइनली अपने लोक लाज से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। खुद पंजाब में, पश्चिमी पंजाब में जो आत्महत्या हुई, उसमें कई किसानों ने ऐसे ट्रैक्टर खरीद लिए थे जिनकी उनको ना आवश्यकता थी। छोटे किसान थे, ट्रैक्टर खरीद लिए, कर्ज लेकर खरीदा, और जब कर्ज नहीं चुका पाए, दरवाजे पर लोग आके धमकी देने लगे, तो उन्होंने उससे बचने के लिए सुसाइड कर लिया। एग्री करते हैं आप? ये मानते हैं? सो दिस इज द मटेरियल डायमेंशन। इसको हम लोग भौतिक आयाम कहते हैं। शब्दों में लिख लीजिए इसको, समझ लीजिए इसको, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे खतरनाक भारत में गरीबी है, वो ये नहीं है, वो ये है साइकोलॉजिकल गरीबी। इसको हम लोग साइकोलॉजिकल गरीबी कहते हैं, सबसे, इसको मानसिक गरीबी कहते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी, और अक्सर मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें सब्सिडी नहीं दी, हमारी पीढ़ियों को सब्सिडाइज कर दिया। मानसिक रूप से, जब मैं अपने आप को मानसिक रूप से ही गरीब मान लूं और मैं अब उससे निकलने का प्रयास ना करूं, यह सबसे भयानक किस्म की गरीबी होती है, सबसे भयानक किस्म की गरीबी होती है, राइट। तो ये मैंने इसको देखा है। मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं जो है एक अंबेडकर बस्ती में जाया करता था, वहां पे प्रोजेक्ट करने के लिए वाटर सेविंग के। तो मैंने बड़े करीब से देखा इसमें। जैसे मान लो एक रिक्शे वाला था, तो मैंने कहा भैया चलोगे मार्केट तक, 20 रुपये किराया होता है। वो चाहता मुझे ले जा सकता था, कि आपने भी महसूस किया होगा। उसने मुझे मना कर दिया। क्यों मना किया? कि 2-3 रिक्शे वाले और थे, वो ताश खेल रहे थे और वो अपना गेम नहीं छोड़ना चाहता। उसने कहा नहीं मैं बिजी हूँ। उसने बोला नहीं खाली नहीं है। मैंने बोला खाली हो? ऐसे ही बोला जाता है? तो बोले खाली हो? बोला नहीं खाली है। तो उसके लिए वो 20 रुपये से ज़्यादा, वो उस समय उसका ताश खेलना इंपॉर्टेंट था। मैंने थोड़ा इसका अध्ययन किया क्या रीज़न है। तो इनका अपना जो है वो मानसिक, मैंने 1-2 लोगों से बात किया कि मेहनत क्यों नहीं करते, थोड़ा और क्यों नहीं कमाते। बोले भाई, मैंने कहा नई चीज़ें सीखते क्यों नहीं हो। तो पहला था कि उनके यहाँ अपना एक ठर्रे की दुकान थी। ठर्रा जानते हो ना, देसी दारू। तो शाम को वहीं पाए जाते थे। उनकी जेब में इतना पैसा आ गया, उनकी पत्नी कहीं किसी के यहाँ जो है वो बाई का काम कर रही हैं, कपड़े धोने, बर्तन धोने का काम कर रही हैं। लड़के को कोई ठेला वेला लगवा दिया सब्जी वब्जी का, वो भी थोड़ा बहुत कमा ला रहा है।
तो ये मानसिक रूप से फिट हो चुका है कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए कि शाम को मैं दारू पी लूं और मुर्गा खा लूं या अंडे खा लूं या मेरे परिवार के पास खाने का आ जाए। पत्नी अपना कमा रही, बच्चा अपना कमा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घर चल जाएगा। वर्किंग हैंड कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, यानी कि हर आदमी 5-10 हज़ार रुपए कमा ले रहा है, घर हमारा चल गया, ठीक है, दैट इज इतना। मतलब गरीबी क्या, अमीरी क्या होती है? अमीरी उसकी अपने लक्ष्य तय करती है, मुझे इतना ग्रोथ करनी है, मुझे अपनी कंपनी, आपने देखा होगा अपने क्वार्टरली प्रोजेक्ट्स देती हैं कि हमारा लाभ इतना होना चाहिए, उसके लिए वो मेहनत करती है, प्रोजेक्ट्स लेकर आती है, इनोवेशन करती है, जो चीज़ें नहीं है उसको भी लाने की कोशिश करती है। बट मानसिक गरीबी, अरे ठीक है, आपने खुद नोटिस किया होगा भैया इतना ही हमारे लिए बहुत है, बहुत बड़ा सेगमेंट है। हमें पता है कि सरकार हमें राशन दे देगी, तो अब मुझे कमाने की ज़रूरत क्या है? मुझे पता है कि मुझे ये मिल जाएगा, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं निगोशिएशन कर लूंगा, मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये मानसिक गरीबी तय कर देता है। और मानसिक गरीबी दुनिया की सबसे खतरनाक किस्म की गरीबी है। मैंने उससे बात की, मैंने कहा तुम यार थोड़ा सा, अभी तुम्हारी उम्र कोई ऐसी ज़्यादा 40-45 साल का होगा, मैंने कहा तुम अभी नई चीज़ें सीख सकते हो, इससे आगे सोच सकते हो, एक रिक्शा चला के तुम्हें क्या होगा? उसने कहा देखो बाबूजी, हमारा जीवन हो गया खत्म, ठीक है, अब जो हमारी लड़की औलाद है वो पढ़ लें, हमारे लिए बहुत है उतना, हम अपना जीवन जी चुके। ऐसा करते करते वो 20 साल बिता जाएगा, ऐसा करते करते वो 20 साल आराम से जी जाएगा, लेकिन वो अपने उस, जिसे कहते हैं ना, कंफर्ट जोन से कभी नहीं निकलेगा। बहुत ही खतरनाक होती है। तो मानते हो कि ऐसा है? ये हर जगह है। हमारा किसान आज ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो तुम कहोगे सरकार ऐसा करी वर्ग, सर किसान क्या कर रहा है? किसान कितनी नई टेक्नोलॉजी सीख रहा है, किसान कितना प्रेरित है। तुमने कितने किसानों को रियल लाइफ में देखा होगा जो अपनी खेती में इनोवेशन करने के लिए तैयार है? मैंने तो जमीन पे जाके देखा, मुझे कहीं नहीं दिया। मैंने किसी को ज्ञान दिया, बोला अच्छा बाबू, शहर से आयो ना, शहर में वापस चले जाओ, ठीक है, हम ऐसे हैं। हमने उनको सॉइल हेल्थ कार्ड सिखाने के लिए बोला कि सर ऐसे ऐसे है आपकी मिट्टी के बारे में, बोला ऐसा ना, हाथ में ले के मिट्टी बता दें कि इसमें क्या जरूरत है। बाप दादाओं के जमाने से खेती करे चले आ रहे, कभी खेती की हो? हमें ज्ञान देके उल्टा भगा दिया। तो मेरी नजर में वो एक मानसिक, मतलब आप अपनी अवस्था से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। जैसे आप ही लोग मानसिक गरीब हो सकते हो। सर फैक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं आप, सर गरीबी का आंकड़ा नहीं लिखा रहे हैं, सर कितना परसेंटेज गरीबी है आपने बताया ही नहीं सर। तो अब क्या है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते कि कोई नई चीज, कोई इनोवेशन बता रहा है, कोई अमर्त्य सेन को पढ़ा रहा है, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, जिनके बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। सर आपने गरीबी का आंकड़ा नहीं बताया, मुंह फुला के जल्दी से मैसेज कर दिया। सर ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो फैक्टवा छूट गया हमारा, तो फिर क्या होगा उसमें? दैट मीन्स ये आपका एक कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन है, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो कंफर्ट जोन का मतलब मैं जहां पर हूं, मैं अपने हालात से मैंने समझौता कर लिया। कंफर्ट जोन मीन्स मैं जिस हालात में हूं, मैंने उस हालात से समझौता कर लिया, मैं उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। और जो अमीर होते हैं, हम हालांकि अमीर को बड़े गलत नजरिए से देखते हैं, हमारे समाज का सबसे गंदा है। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई खुद से पैसे कमा रहा है, दूसरों को जॉब दे रहा है, टैक्स दे रहा है, तो उसको समाज बड़े गलत नजरिए से देखता है, बहुत गलत नजरिए से देखता है, ठीक है। तो गरीब बने रहना मतलब सोशलिस्ट, हम सब एक फील होते हैं, लेकिन हम किसके साथ, हम साइकोलॉजिकल। तुम्हें बुरा लग रहा होगा, तुम्हारे आज सारे कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी कर रहा हूं, बट अगर तुम अपने आसपास को आज बैठ के सोचोगे कि हम में से कितने लोग हैं जो अपनी गरीबी से निकलने का प्रयास, कितने किसान हैं जिन्होंने ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, नए तरह की ऑर्गेनिक खाद, या खुद को शिक्षित किया। क्योंकि वैल्यू एडिशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मुझे लर्न करना होगा, मुझे आगे जाना होगा, मुझे खेती किसानी में नए नए टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि आज बहुत से यूथ, किसी बच्चे ने यहां कमेंट किया था, बहुत से यूथ आ रहे हैं पढ़े लिखे और वो खेती में लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसी खेती में जिसमें किसान आत्महत्या कर रहा है। तो अगर खेती किसानी घाटे का सौदा होता तो उनको भी घाटा होना चाहिए था। मैंने अभी पढ़ा, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, आईआईटी का है, पढ़ा हुआ लड़का है, और वो जो है वो क्या कर रहा है, मछलियां पाल रहा है, मछलियां भी बेच रहा है, और मछलियों की जो गंदगी निकल रही है उससे वो जो है वो एक्वापॉनिक्स कर रहा है, यानी कि उसकी खाद ऑर्गेनिक 100%, और वो वहां सर्टिफाइड करके उसको पूरे बाजार में बेच दे रहा है, पढ़ा लिखा होने से। यानी कि वो मछलियों भी बेच रहा है और बिना एक्स्ट्रा पानी लिए वो पानी को प्रोसेस भी कर रहा है, उस मछलियों की जो है वो गंदगी, जो बीट निकलती है, उसको कलेक्ट कर रहा है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा होती है, और उसी से वो क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वो पैसा कमा दे रहा है। फिर उसी पानी को प्रोसेस कर रहा है, उसी मछलियां पाल रहा है बिना एक्स्ट्रा एडवांस, मतलब उसको दोनों हाथों में। और उसने बताया कि लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की उसकी इनकम है। और वहीं हमारे किसान में गांव गांव पूरा मिला लो तो 4 करोड़ इनकम नहीं बैठती है। क्यों? क्योंकि उसने नई चीजें लर्न की, रिस्क लिया। ये रिस्क नहीं ले रहे हैं। अगर मानते हैं तो इस पर थोड़ा विचार करिए। गहरा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है,
मैं चाहता तो इसको 2 मिनट में ख़त्म कर सकता था। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप पढ़ें तो इतनी गहराई में जाके पढ़ें कि आगे आने वाले समय में आप किसी से डिबेट कर सकें, आप कह सकें कि हाँ मेरे इस सब्जेक्ट पे कमांड है, तुम जो नहीं जानते आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर इनकम पुअर्टी का इतना बड़ा मैटर होता तो भारत सरकार का अभी तक बजट उठा के देख लेना, सामाजिक सेगमेंट में बजट कितना बड़ा है। अगर वो सीधे सीधे अगर आदमी के हाथ में पैसा डाल के छोड़ दिया जाए ना तो भी पूरा हो जाता अब तक। लेकिन ये जो सेगमेंट है कि मैं अपने हालात से बाहर नहीं निकलना चाहता, ऐसा नहीं कि सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर आप किसी से भी बात करके प्रैक्टिकल रूप में, थ्योरेटिकल में हम बहुत आदर्शवादी हो जाते हैं, नेहरू के समय से ही हम बहुत आदर्शवादी हैं, हम आदर्शों में जी रहे हैं। नहीं नहीं, गरीब है, ऐसा है, उसकी भी गलती है, किसान की भी गलती है। वैल्यू एडिशन प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं, मैं मेंस में पढ़ाता हूं, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अरे तुम स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें लाख अपना कलेजा फाड़ के तुम्हें पढ़ा दूं और तुम जो है मजा नहीं आ रहा है सर, जब फैक्ट वे नहीं पढ़ाते एकदम। अब बताइए नहीं किया कितना गरीबी है, लिखा हाउ वाले मास्टर जो पूरा लिखाए थे यार, इतना % गरीबी है, इतना लोग गरीब हैं, हमारे बिहार में इतना गरीब, इतना यूपी में गरीब है। तो तुम अब क्या, तुम अपना मस्त हो, तुम्हें टेंशन ही नहीं है, तो तुम अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते। और यूपीएससी ना तुमसे फैक्ट पूछ रहा है ना किसी बारे में, वो तो तुमसे रीजंस पूछ रहा है, वो तुमसे कुछ नया चाहता है, तुम्हें कुछ नई बात बतानी पड़ेगी, तुम्हें बताना पड़ेगा दिस इज ऑल्सो रीजन, इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल। कितने लोग हैं कैबिनेट में?